यूपीपीसीएल 2024 के प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। आपने अभी तक देख लिया होगा और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, कैसे आप जाएँगे, कैसे क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेकर के जाने हैं, कितने बजे तक आपको पहुँच जाना है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने प्लान कर ली होगी। नहीं की हो तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, सो दैट जो बचे हुए 8-9 दिन हैं उसमें आपको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, फालतू की एंग्जायटी ना हो। अब इसके अलावा जो अब यहाँ से 9 दिन बचे हुए हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दिमाग में रखते हुए बेटर अपना परफ़ॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? और कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को को फर्दर देखना है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन बता देता हूँ। 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत क्रूशियल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सीसेट को इग्नोर मत करिएगा। 9 दिन बचे हुए हैं, आपने पूरे साल सीसेट को पर ध्यान दिया है, नहीं दिया है, अब वो बीती बात हो गई। लेकिन अब आपको यहाँ से सीसेट पर ध्यान देना है। ये चीज़ देखनी है कि आपके कौन से 2-3 सेक्शन अच्छे हैं, जिसमें आप अच्छा कर पाते हो। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रीज़निंग है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर जो मैथमेटिक्स वाला जो कुछ चीज़ें आती हैं, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। अपने रीज़न, अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ कर लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए कि आप कितने में से कितने क्वेश्चन लगभग कर पा रहे हैं या कर ले जाएँगे, और थोड़ा-सा पीवाईक्यू को ज़रूर देख लीजिए। पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। 2016 से लेकर के 2023 तक के पीवाईक्यू को अगर सीसेट के आपने ढंग से देख लिया, आपने अगर देख लिया कि कौन-कौन से रीज़निंग के टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, अगर आपने देख लिया हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, जिनसे बार-बार हर बार 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इंग्लिश में कौन-सी बेसिक चीज़ें हैं जो आप आराम से बिना पढ़े भी कर सकते हैं, जैसे पैसेज हो गया 5 नंबर का, हिंदी में भी एक 5 नंबर का पैसेज आता है। तो इस तरह से जब आपकी चीज़ें आपको पता होगा कि यही एग्ज़ाम में आता है और ये चीज़ें इतनी मेरी सही हो जाती हैं या इतना तो मैं कर ही लूँगा, इतना तो मैं आराम से कर ले जाऊँगी। तो आपको उतना स्ट्रेस सीसेट के पेपर के लिए नहीं होगा और आप अपना पूरा फ़ोकस पहले पेपर यानी कि जीएस में लगा पाओगे, ठीक है? तो सीसेट को हल्के में मत लेना, इग्नोर मत करना। जितना ड्यू उस पर ध्यान है, उतना आपको देना ही देना है। दूसरी चीज़ ये है कि करंट अफ़ेयर्स को आप समेटना शुरू करिए। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया, जो भी था, जितना भी ये करंट अफ़ेयर्स को लेकर के हाइप रहती है, अब उसको समेटने का समय आ गया है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक भी आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ी है या आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में वो चीज़ आएगी तो आप कर नहीं पाएँगे, या वही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाएगी जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जो आपने पढ़ लिया है उसको समेटने की कोशिश करिए। ये ट्राई करिए कि जो एक सोर्स आपने पहले पढ़ा था या ढंग से पढ़ा था, जिसमें आपके 2 से 3 बार रिवीज़न हो चुके हैं, उसको फिर से रिवाइज़ करिए, सो दैट जो बेसिक मिनिमम चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स या चीज़ें हैं, वो आपकी टिप पर रहें, वो आपसे गलत ना हो। गोल ये नहीं है कि आपको हर चीज़ आती हो, गोल ये है कि जो आपने पढ़ रखा है, जितना चीज़ें आपको आती हैं, उसमें आप गलत ना करें और मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएँ उसी नॉलेज से जो आपने ओवर द पीरियड अपनी तैयारी में एक्यूमुलेट की है। हर चीज़ आपको नहीं याद होगी, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स में आप 4 मैगज़ीन है तो चारों मैगज़ीन मार्केट की आपको याद होंगी, या जो स्टैटिक में इतनी किताबें हैं, इतनी चीज़ें हैं, सारे टॉपिक आपको आते होंगे। लेकिन जो आपने सीखा है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। अगर आपने जो चीज़ पढ़ी और वो एग्ज़ाम में जाके गलत कर दी ना, तो आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का, आपकी प्रिपरेशन का कोई मोल नहीं हुआ, कोई वैल्यू नहीं हुई। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई जो चीज़ें मुझे आती हैं, वो मैं कम से कम एग्ज़ाम में गलतियाँ ना करूँ, उसमें मेरी मिस्टेक्स कमिट ना हो, ठीक है? इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपने पढ़ रखा है, उस पर आपको भरोसा रखना है। देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है, उस पर आप भरोसा नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। ऑप्शंस के बीच में आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे कि इसका ए होगा या डी होगा, बी होगा या सी होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो पढ़ा है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ऑप्शन चमकेंगे आपको, क्योंकि आपने उसको 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार ढंग से पढ़ा है। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं इतना चमकेगा, नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या आंसर है। लेकिन उस चीज़ को पकड़ना आना चाहिए। वो जो आपकी इंस्टीट्यूशन आपको कह रही है कि यार इसका सी होगा, उस चीज़ को पकड़ना आना चाहिए। अगर आप वहीं पर डाउटफुल हो गए और आपने आंसर बदल दिया, तो फिर वो आपकी ब्लंडर होगी, सिली मिस्टेक होगी। तो वो आपको नहीं करनी है। तो ये जो समय होता है ना, आखिरी के 10-12 दिन होते हैं, 2 हफ्ते होते हैं, 1 हफ्ता रह जाएगा अभी, उस टाइम पर एंग्ज़ायटी बहुत होती है। तो उस टाइम पर आपको यही ध्यान देना होता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कम ना हो। टेस्ट आप चाहें तो आप बंद भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपकी जैसी मिस्टेक्स वगैरह हो रही हो, जो अगर आपको लग रहा हो कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो रहा हो, बहुत ही डीमोरलाइज़िंग हो रहा हो, तो आप चाहें तो टेस्ट देना बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना उसके साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम मॉर्निंग में निकलेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भी आपका सेंटर किया हुआ है, वहाँ पर उतना रुकने की व्यवस्था वगैरह नहीं है, या उतना डिसेंट जगह नहीं है जहाँ पर आप गेस्ट हाउस वगैरह ले सकते हो, या कुछ ऐसा रूम वगैरह ले सकते हो होटल वगैरह में और चीज़ों को कर सकते हो। इसलिए काफ़ी लोग पहले निकलेंगे, जैसे रात का टाइम है, सर्दियों का समय चल रहा है, तो 4 बजे 5 बजे निकलेंगे, देन अपना 8 बजे के आस-पास वो सेंटर पर पहुँचेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि या तो आप दिन में सो लें, या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, मतलब जब भी आप कभी निकल रहे हो एग्ज़ाम वाले दिन,
उसके पहले के जो 3 दिन हैं, उसमें आपकी स्लीप की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, वो ऐप्ट रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन जो एग्ज़ाम के पहले के हैं, उनमें आप पढ़ाई के चक्कर में बिल्कुल सोए ना। आप 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे सो रहे हो, चाहे आपको स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे आप पढ़ाई के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और फिर एग्ज़ाम वाले दिन भी आप पहले निकलोगे, सो नहीं पाओगे। अगर आपने अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर आपने ढंग से स्लीप नहीं ली होगी, कहीं न कहीं आप ये चीज़ देखोगे कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो उतना शांत नहीं है। जो चीज़ें आपने प्लान की थी कि आपको ये एग्ज़ाम हॉल में करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, एग्ज़ीक्यूशन में कमी आएगी और आप एक्टिव रिकॉल भी इतना नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें आपको पढ़ी हुई है ना, वो भी गलत हो जाएँगी अगर आपने कायदे से आपने रेस्ट नहीं कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप कहीं न कहीं बहुत बेटर रहे, उससे आपने जो पढ़ रखा है कम से कम आप उतना कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में 100 सही कर ले जाओ, 150 में 120 सही कर ले जाओ, लेकिन जो पढ़ा है वो काम आएगा आपका अगर आपने नींद पूरी कर रखी होगी। तो इस छोटी-सी चीज़ को बहुत ध्यान रखना। ट्राई करो कि जो भी आपकी जर्नी वगैरह है, जैसे भी है, उसमें जितना लोड आप कम से कम लो, उतना लेकर के करना। बाकी जो आयोग की महिमा है, वो अपरंपार है, आप देख ही रहे हो, कहाँ कितना-कितना सेंटर गए हैं, कोई ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं रह गया है लड़के-लड़की के बीच में, मेल-फीमेल कैंडिडेट्स के बीच में कि हम इनको पास दे रहे हैं, उनको दूर दे रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का भी 150-150, 180 किलोमीटर, 2-2, 250-250 किलोमीटर सेंटर दूर गए हैं और जो मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ से 20-20, 25-25 किलोमीटर की दूरी पर गए हैं। तो अब जो है, वो है, आपके सामने है। जो भी है उसमें आपको अपना बेस्ट या बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। एक जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। करंट अफेयर्स में क्योंकि यूपी का और इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए कहीं न कहीं 40 से 45 क्वेश्चंस के बीच में रहते हैं। ज्योग्राफी के हर हालत में 20 प्लस क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। पॉलिटी के भी आपको 18 से 20 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी में हुई भी हैं इस बार आपके इंडिया में ही, तो कहीं न कहीं उससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 12 से 18 की रेंज में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी 16 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 13 आते हैं, लेकिन 12-14 तो आते ही आते हैं और वो ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के होते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से नहीं बनते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी बना के जाते हो 92-95% की, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 13-14 सही कर लिए, तो कहीं न कहीं बहुत ही विन-विन सिचुएशन में आप रहते हो। और इनमें से अगर आपने क्वेश्चन्स निकाल लिए, तो कहीं न कहीं फिर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ-कुछ क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री के कुछ-कुछ क्वेश्चन, एंशिएंट के कुछ-कुछ क्वेश्चन, जनरल साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, सेंसस के जो बेसिक क्वेश्चन है, यूपी का जो स्टैटिक पार्ट है, उनमें से आप थोड़ा-थोड़ा तो करोगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा का पूरा पेपर छोड़ दोगे उस सेक्शन से, तो कहीं न कहीं आप एक बेटर लीड बना ले जाओगे। बाकी पोस्ट ठीक-ठाक है, अच्छी खासी, बल्कि इसे आप कह सकते हो, क्योंकि पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे यूपीपीसीएस का, तो पोस्ट बहुत कम रही थी, इस बार तो डबल से भी ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं वो आपकी जो मेहनत है, जो प्रिपरेशन है, जो आपके एफर्ट्स हैं, उसको कहीं न कहीं पुश करने का काम करेगी। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। 7-8 दिन में जो व्यक्ति अपने को सँभाल ले गया, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, जिसने बनाए रखा, अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखा, अपनी गलतियों को आपने मिनिमाइज़ कर लिया, उसी का फिर ये गेम पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे टेलीग्राम पर, ऊपर दिख जाएगा, मेरी फोटो लगी होगी। वहाँ पर सूर्या बैच यानी कि फ्री इनिशिएटिव है, आरओ एआरओ के लिए टारगेट्स उसमें ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आपका यूपीपीसीएस नहीं है, सिर्फ आरओ एआरओ है, तो आप उन टारगेट्स को पूरा करके अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पहली बार आप तक पहुँचा हो, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।